आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं उस स्टोरी को लेकर के जिसे दुनिया देखना चाहती है, दुनिया समझना चाहती है कि आखिर क्यों फ्रीडम फ्लोटिला को रोका गया, क्यों ग्रेटर थंबर्ग की टीम को रोका गया, क्यों गाजा नहीं जाने दिया गया, आखिर क्यों इजराइल डर गया, क्या वजह थी। जब खुद इजराइल खाना पानी देने की बात कर रहा है तो फिर अगर कोई मदद के लिए जा रहा है और फिर वहां पे इतना सामान नहीं था, उन लोगों ने यह भी नहीं कहा था कि हम वहां जंग करेंगे, किसी को मारेंगे, बल्कि वो तो अहिंसक तरीके से वहां पे जाने की बात कर रहे थे और वहां लोगों की मदद करने की बात कर रहे थे। तो डर क्या था, क्यों रोका गया, इस पर हमने जो हमारे एक्सपर्ट हैं शौकत भारती साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस वक्त गाजा में क्या चल रहा है और क्यों इजराइल ने इस काफिले को रोका जो इटली से चला था। वजह क्या, सुनिए, उन्होंने कई अहम बातें कही हैं, देखिए क्या कहा। मिडिल ईस्ट, खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर आपकी बड़ी गहरी नजर है शौकत भारती साहब की, और ये और डिटेल में चीजों को बताएंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री अगर आज 12 लोगों से आंख नहीं मिला सकते, 12 लोगों का सामना नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे मान लें कि आने वाले दिनों में वो लाखों लाख और पूरी दुनिया से कैसे आंख मिलाएंगे। क्यों डर गए नेतन्याहू, इतना खौफ क्यों? अगर जहाज पहुंच जाता, अगर ये खाना पानी लेकर के चला जाता, तो ऐसा तो नहीं था कि जहाज में इतना माल पानी ऐड तो आप भी पहुंचा रहे हो, फिर इनसे डर क्या था? इसका मतलब आप वहां पे लोगों को मार रहे हो ऐड के नाम पे, आप वहां पे खाना पानी पहुंचाने के नाम पे मार रहे हो। शौकत भारती साहब, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वही हुआ जिसका डर था। शौकत भारती साहब, देखिए, खबरें आज दो तीन बहुत अहम हैं। एक तो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि इजराइल की मदद के लिए वो जो सामान 20,000 मिसाइल्स और ड्रोन यूक्रेन को जा रहे थे, उसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? मिडिल ईस्ट शिफ्ट कर दिया गया। और ये ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि ऐसे खराब माहौल के अंदर इन्होंने मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया। जाहिर सी बातचीत है कि कोई बड़ी इमरजेंसी है मिडिल ईस्ट के अंदर, कोई बड़ा खतरा आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने मदद के लिए वो 20,000 मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं, जो स्पेशल टाइप के बनाए गए थे रशिया से निपटने के लिए, वो ज़ेलेंस्की के बजाय इधर शिफ्ट कर लिए गए। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्लोटिला आ रहा था, इसकी गिरफ्तारी की, इसको अरेस्ट करने की संभावना तो पहले से थी, इसमें कोई इफ बट नहीं थी। हमने आपको कल भी बताया था कि वहां से ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, और जैसे ही ये फिलिस्तीन के पानी के अंदर पहुंचा तो उसको पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताइए, थोड़ा सा सामान था, मुख्तसर से लोग थे, इनसे क्या फर्क पड़ता था? लेकिन ये 12 वो पर्सनालिटीज थी कि जब वो वहां जाते, वहां लोगों से मिलते, वहां से डाटा शिफ्ट होता, खाना और राशन तो बहुत थोड़ा सा था, तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़ी कम्युनिटी को एड्रेस करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, वहां पे जुल्म जो हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को तो वहां के ऊपर जाने से बिल्कुल रोक रखा है। तो ये जो अमेरिका की जो इमेज है वो ह्यूमन राइट्स की, और यूरोप की जो इमेज है, खास करके इजराइल की तो इमेज बची नहीं, वो तो वार क्रिमिनल और जेनोसाइड करने वाला डिक्लेयर ही कर दिया गया है। इनकी इमेज जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती, वरना थोड़ा सा सामान एक जहाज के अंदर 12 मुख्तसर से लोग, और उनको जिस तरह से इस बर्बरियत के साथ गिरफ्तार किया गया है, और पहले ही उसने कह दिया था कि हम गिरफ्तार करके उनको उनके मुल्क अलग अलग हम भेज देंगे। तो जैसे ही वो फिलिस्तीन के पानी के अंदर पहुंची वो कश्ती उनकी, तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर
इनकी जो नेवी थी उसने रेड किया और रेड करने के बाद उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और ये इसकी तैयारी कर चुके थे। लेकिन मैसेज एक बहुत बड़ा चला गया पूरी दुनिया के अंदर कि ये लोग तो ना इस्लामिक मुल्क से ताल्लुक रखते थे, ये लोग तो बिल्कुल आजाद टाइप के लोग थे। आखिर इजराइल ने इनको वहां जाने से क्यों रोका? दोनों चीज समझ में आ गई कि वो वहां के ऊपर राशन और दवा और ये सब चीजें नहीं भेजना चाहता, और हालांकि राशन तो वो खुद भी दे रहा है, फिर रोकने की जरूरत क्यों पेश आई? रोकने की जो जरूरत है वो इसलिए पेश आई, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां की एक्चुअल पोजीशन जो दुनिया को नहीं मिल रही थी, वो बहुत कुछ जो है वो दुनिया को मिल जाती। और जाहिर सी बात है, इसको ना रोकते तो अगला सिलसिला होता, फिर अगला सिलसिला होता, फिर अगला सिलसिला होता, फिर अगला सिलसिला होता। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती कि हम भी चलेंगे, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती कि हम भी चलेंगे, और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। तो वहां पर वो इस तरह का कोई सुराख ही नहीं करना चाहता था कि जिस सुराख को धीरे धीरे बड़ा कर दिया जाए, और वो अपने जुल्म को छुपाना चाहता था। ये सबके पास आ गया। अब जाहिर सी बात है, इनके साथ जो सलूक हुआ है, और वो जब मीडिया के अंदर आएंगे तो वो लोग खुद इसका बयान देंगे। इजराइल की हालत इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खराब है। जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि जो एक स्ट्राइक की है ईरान ने, जो साइबर स्ट्राइक की है, उस साइबर स्ट्राइक से जो डाटा लिए है, उस डाटा की जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि मोसाद ने कहां कहां अपने अपने एजेंट बना रखे हैं, किन किन मुल्कों को डैमेज करने के लिए क्या क्या किया है, फ्यूचर का उनका प्लान क्या है। जो एटम बॉम्ब के बारे में बातचीत हो रही है और ये जिसने डिक्लेयर नहीं किया था, वो सारे सबूत आ गए हैं। अब चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, और चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, वो इस बात को तो पसंद नहीं करेगा ना कि दूसरे मुल्क के अंदर आप उस मुल्क के खिलाफ एक्शन करने के लिए एक अपना यूनिट डाले हो, आपका मोसाद का नेटवर्क हो, और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरफेरेंस के लिए इंटरफेरेंस करने के लिए। तो वो जो ईरान ने जो डाटा पकड़ा है, ये बहुत ही खतरनाक डाटा है। जब उसको सामने लाएंगे तो पूरी दुनिया से कहेंगे भाई देखो, ये तुम्हारे मुल्क के अंदर भी ये कर रहे हैं, तुम्हारे मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं, तुम्हारे मुल्क के अंदर कर रहे हैं। यानी इजराइल दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। और इजराइल की जो ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स है, और जैसा कि आपको पता है कि जो जेफरी एप्स्टेन था, वो मोसाद का सबसे बड़ा एजेंट था, जो 2019 के अंदर जेल के अंदर अमेरिका के अंदर मारा गया। उसने एक जजीरा बना रखा था, वहां 14 साल के अंदर के औरतें, लड़कियां और लड़के लाए जाते थे, और वहां उनके साथ बदफेलियां किया जाती थी। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग थे, और वहां पर जो लोग आते थे, दुनिया के टॉप लोगों को बुलाया जाता था। क्लिंटन तक का उसमें नाम है, ट्रंप तक का उनका नाम है। तो वो वहां से उनके तमाम डाटाज और तमाम उनकी फिल्में और वो तमाम जो उन्होंने याशिया की हैं, वो सब वो फॉरवर्ड करता था वो आदमी किसको? बेंजामिन नेतन्याहू को। और जब बेंजामिन नेतन्याहू, जब वो आदमी अमेरिका ने गिरफ्तार किया, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पोप के ऊपर प्रेशर, जो अमेरिका के थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया, और उसके बाद वो रिलीज किया गया। तो इन लोगों के पास जो है ये तमाम डाटा है, ये इस तरह से ब्लैकमेलिंग डाटा को रखते हैं, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करके दुनिया में अपना एजेंट बनाते हैं, और वहां के ऊपर हर जगह इंटरफेरेंस करते हैं। तो इजराइल किसी का सगा नहीं है, ये बात ईरान जो है वो अब दुनिया के सामने रखेगा। दूसरी बात ये था कि इजराइल के एटम बॉम्ब की, ये जब कहा जाता है कि इजराइल, अरे अब ईरान अगर एटम बॉम्ब बना लेगा तो मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। तो अब ईरान जब ये प्रूफ देगा तो ये अरब मुल्कों से पूछेगा कि इजराइल का एटम बम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, ईरान अगर बना लेगा तो तुम्हारे लिए खतरा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि इसने कहीं के ऊपर कोई टीटी नहीं साइन कर रखी है,
कोई इंस्पेक्टर जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का वो वहां के ऊपर नहीं जाता है और कहते नहीं ऐसा वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। अनडिक्लेयर्ड जो अब अगर इनके पास जो डाटा मिले हैं जिसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से हैकर्स का और वहीं की टीम रखकर और वहीं के लोगों को अपना एजेंट बनाकर मल्टी लेयर ये क्या नाम है स्ट्राइक थी और ये जो डाटा आया है ये जो है एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई है इजराइल के लिए। तो अब इजराइल एक तरफ वहां पर नंगा होगा, दूसरी तरफ ये जो आ जाता ये फैलेटोला वाले तमाम लोग अगर आ गए होते तो इससे एक तमाम मैसेज जाता, क्योंकि टोटल मीडिया पे कंट्रोल इसी वास्ते किया जाता है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा टूल जो है वो मीडिया है, उसको कंट्रोल किया जाता है और वो जो कंट्रोल किया जाता है वो बड़ा खतरनाक है। अमेरिका के अंदर 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 सब कुछ पक रहा था। आज आप कैलिफोर्निया की और लॉस एंजलिस की और तमाम सड़कों के ऊपर देख रहे हैं आग लगी हुई है। अब कैलिफोर्निया का मेयर जो है वो ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में चला गया है। वहां ऐसा नहीं है कि आप किसी की स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस कर दें, इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर 2000 से ज्यादा गार्ड ऑफिशियली भेजे थे, उसके बाद भी भेजे। वहां सड़कों के ऊपर आग लग रही है। एक अजीब बात है, जो माइग्रेंट्स हैं जो वहां के ऊपर गए हैं, किसी को जो स्टूडेंट्स को निकाला गया, हमारे यहाँ के भी लोगों को बांध करके जहाज के अंदर डाला गया। तो दुनिया के अंदर जो अब वो एक बड़ा गुस्सा उनके लिए उठ रहा है। यूनिवर्सिटीज उसके खिलाफ हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। ट्रंप के खिलाफ इस वक्त सड़कों के ऊपर अमेरिका के क्या हो रहा है आप सोच नहीं सकते। और ट्रंप की स्टेट्स जो हैं, ट्रंप की देखिए ट्रंप ने जो ट्रेड वाला मामला किया उससे क्या हुआ, ट्रंप ने जो है क्या नाम है स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया उसके खिलाफ क्या हुआ, ट्रंप ने यूनिवर्सिटीज की जो एड कार्ड दी उसके खिलाफ ये हो रहा है। ट्रंप से जो बड़े बड़े रिसर्च ट्रंप वहां अमेरिका से बड़े बड़े रिसर्चर्स जो है वो भाग रहे हैं, अमेरिका खत्म हो जाएगा। अमेरिका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ वॉइस की बात करता था अब वहां पे खत्म। अगर आपने ट्रंप के खिलाफ कुछ भी लिखा है तो वहां के ऊपर अब आपकी सारी चीजें जो हैं मॉनिटर की जा रही हैं और मॉनिटर करने के बाद उनके साथ टॉर्चर हो रहा है। तो ट्रंप ने बाकायदा तौर के ऊपर एक डिक्टेटरशिप वहां के ऊपर लाद कर रख दी है। तो इस वक्त यहां पर भी ये हो रहा है और वहां के ऊपर भी हो रहा है। और जिस तरह से पुतिन ने इनको झिड़का है और डांटा है और डांटने के बाद इनकी माना नहीं है, तो कह रहे थे कि भाई ऐसा करो कि हो गया हमला जाने दो, हम यूक्रेन को समझा देंगे। इन्होंने 75 मिनट तक की बात में इनकी ऐसी की तैसी की और उसके बाद अब लगातार यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर इस वक्त हालत यह है कि ज़ेलेंस्की से अब ये ट्रंप कह रहा है कि तुम छोड़ के सीट चले आओ, तुम सीट छोड़ के चले आओ तो हम फिर कहेंगे पुतिन को कि चला गया, बातचीत कर लो। पहले उसको बढ़ाया फिर आगे बढ़ाया। अब दूसरी आप देख लीजिए कि दूसरी तैयारी यहां गजा सारा कंसंट्रेशन ट्रंप क्यों 20,000 चीज क्या नाम है मिसाइल्स को ड्रोन्स को यहां शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इजराइल है। इजराइल उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है, इसलिए इजराइल फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, सहूनी लॉबी जो है वो अमेरिका को चला रही है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर भी सहूनी लॉबी के खिलाफ एक बड़ा रिवोल्ट चल रहा है। दुनिया इस वक्त दो धड़ों में है, एक ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ में खड़ी है, वो तमाम ब्लैकमेलर्स हैं जिनके तमाम कच्चे चिट्ठे इन लोगों के पास मौजूद हैं। उसके अंदर मतलब यूरोप के ही लोग नहीं है बल्कि अरब के भी रूलर्स हैं वहां पे तमाम। ये लोग कहां खड़े हो गए हैं, चाहे या न चाहे, चाहे वो ब्लैकमेलिंग की वजह से चाहे जिस वजह से वो वहां के ऊपर खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ में। तो ज़ायनिस्ट लॉबी को इस वक्त अमेरिका की भी फिक्र नहीं, उसको सीधी सीधी फिक्र है कि वो अपना ग्रेटर इजराइल का जो मजहबी, मैं बार बार कहता हूं कि वो मजहबी जुनून जो है ग्रेटर इजराइल बनाने का और हैकल सुलेमानी नस्ब करने का। तो ज़ायनिस्ट लॉबी दुनिया में हर जगह बैठी है, उसका सिर्फ एक एजेंडा है कि हम किसी तरह से फिलिस्तीन को खत्म करके सारी चीजों को खाली कराकर उस एजेंडे को। तो अब बहुत सी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल ने जो अभी अटैक किया है, इजराइल लगातार सीरिया पे अटैक कर रहा है, यानी जो जौलानी के अगेंस्ट लोग हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, इधर से भी अटैक हो रहा है, उनके हथियार लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे कब्जा बढ़ता चला जा रहा है
और ये जो नेटो का मेंबर है टर्की, और नेटो ने मिलकर जो है बशर असद की जो हुकूमत गिराई है और जो जौलानी जैसे टेररिस्ट को प्लांट किया है, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि अब जंग जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रूस अब मानेगा नहीं। रूस ने कह दिया है कि अब किसी भी हाल में हम मानेंगे नहीं। अब जब ये देखेंगे कि कोई रास्ता नहीं हुआ तो जेलेंस्की को वहां से निकाल देंगे। इसी तरह से अगर यहां वर्स्ट पोजीशन आ जाती है तो ये बेंजामिन नेतन्याहू को शिफ्ट कर देंगे और कह देंगे और 2 स्टेट की बातचीत करें। एक ये सेफ ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि ना यूक्रेन के ऊपर पूरा कब्जा हो पाए रशिया का, ठीक है, और ना अगर मूवमेंट बढ़ जाए और इजराइल खतरे में आ जाए तो हम किसी भी तरीके से 2 स्टेट के बहाने वहां के ऊपर बचाने की उसकी बातचीत करें। और फिर यही अरब वर्ल्ड आएंगे, भाई दोनों की बातचीत होना चाहिए। हाँ, अगर दोनों को मान लेंगे तो हम मान लेंगे। हाँ, दोनों को, अगर इजराइल मान लेगा फिलिस्तीन, तो ये एक पूरा ड्रामा वहां के ऊपर टर्की यानी फ्यूचर। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जो है बहुत खतरनाक मोड़ के ऊपर दुनिया आ गई है। एक तरफ दुनिया भर की ज़ायनिस्ट लॉबी है जो सिर्फ सिंगल उसका एक टारगेट है कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी जहां जहां बैठी है वहां से कंट्रोल करके वो ग्रेटर इजराइल बना दे। वो अमेरिका में बैठी है, वो यूरोप के अंदर बैठी है, वो नेटो के किसी भी कंट्रीज के अंदर बैठी है, कहीं के ऊपर भी हो, वो इस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि ज्यादातर जो बैंकिंग सिस्टम है और जब सब कुछ है उसके ऊपर ज्यूस का कब्जा है, और पूरी दुनिया जो चलती है फाइनेंशियल सिस्टम से चलती है। वो लोग पूरी तरीके से गजा को खाली कराने, बैतुल मुकद्दस को क्या नाम है गिराने, हैकल सुलेमानी को नस्ब करने और ग्रेटर इजराइल के एजेंडे के ऊपर वो आगे चल रहे हैं। और अमेरिका जैसी ताकत है वो खुलकर उसके साथ है। ऐसी इमरजेंसी में जब इसने जेलेंस्की ने रशिया के ऊपर अटैक करने से पहले, अभी जो अटैक हुए जिसमें उसके 40, उसने कहा कि 18 महीने से यह प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बाद अटैक कह रहा है कि अटैक करने से पहले मैंने ट्रंप को बढ़ा दिया। और ऐसी इमरजेंसी में जब हमला हुआ तो वो वेपन्स जो हैं वो किधर शिफ्ट करा दिए गए? वो वेपन्स वहां शिफ्ट करा दिए गए। इस वक्त जो यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है, जेलेंस्की का यह हाल है कि पता नहीं कहां है, उसके पास कैमरा भी नहीं, वो सामने मोबाइल से जो है पब्लिक को एड्रेस कर रहा है और पूरे यूक्रेन के अंदर आग लगी है। वो कह रहा है हमको धोखा दिया है। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बस ये किसी वक्त भी जब हालात देखेंगे कि कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो जेलेंस्की से कहेंगे तुम निकल आओ, और हम अमेरिका से कहेंगे कि भाई हम जेलेंस्की को हटा दे रहे हैं, जेलेंस्की ने सब कुछ किया, नया वो ले आ रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से वहां पे एक यूक्रेन को बचाएंगे, उस एरिया को जहां से पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कब्जा जमा सकें। इसी तरीके का काम मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़ा गद्दारी जो नेटो ने की, और नेटो का जो सामने का फेस है, मुस्लिम फेस है, वो रजब तैयब एर्दोगान है। और रजब तैयब एर्दोगान ने ही इस जौलानी को खड़ा किया है। और जौलानी बड़ी खूबसूरती से धीरे धीरे इजराइल का कब्जा सीरिया के ऊपर बढ़ाता चला जा रहा है। अब सीरिया के वो लोग जिनके हथियार लिए जा रहे हैं, जिनके घर खाली करा रहे हैं इजराइल के फौजें, उन लोगों ने भी क्या किया, रेजिस्टेंस शुरू कर दिया और उनके इजराइल की फौजों के साथ टकराव शुरू हो गए। तो अब सब लोग मिलकर जो है, यानी अंदर से जौलानी, उधर से टर्की और इजराइल, ये सब मिलकर सिर्फ गजा को नहीं खाली करा रहे, बल्कि सीरिया के अंदर भी लोगों को वो खाली कराने का खेल जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। ये बहुत खतरनाक गेम है। अब देखिए इसके लिए आगे क्या होता है। तो ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया और दुनिया इस चीज को समझ रही है कि इसके पीछे क्या है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।